नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कुमार हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। दिल्ली में आज एक बार फिर पहलगाम की घटना को लेकर के राजनीतिक घमासान मच गया है। आपको बता दें कि पहलगाम घटना के बाद जिस तरह से आतंकियों ने वहाँ मौजूद टूरिस्ट का धर्म जाति पूछकर उनको गोली मारी थी, उसके बाद से पूरे देश ने इसकी निंदा की थी। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। इसके अलावा कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह भी कहा था कि जिन आतंकवादियों ने ये गतिविधियाँ की हैं, जिन आतंकवादियों ने इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं, उन आतंकवादियों को सरकार की जान से मार देना चाहिए और साथ ही उनकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई जगह नहीं है जिस पर आतंकवादियों के साथ किसी तरह से कोई भी उनके समर्थन में आकर के खड़ा हो। हालांकि आज दूसरी तरफ ये मामला इसलिए और ज़्यादा गर्मा गया क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने एक बयान जारी किया, जिस बयान में उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के हर फैसले में तैयार हैं। पाकिस्तान ने जो हरकत की है, सरकार को पाकिस्तान का जवाब देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को चुन चुनकर सिर्फ इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान हैं। पाकिस्तान में हुई आतंकी घटना का बदला हिंदुस्तान के मुसलमानों से लेना पूरी तरह से ठीक नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी ने सरकार से मांग की है कि सरकार को इस मामले में जल्द कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लगातार देश भर के अंदर से इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मिल रही है जहां पर कई मुस्लिम दुकानदारों को, मुस्लिम ठेले वालों को और मुस्लिम फेरी करने वालों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि पहलगाम की घटना का बदला लोकल मुसलमानों से लिया जा रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास का नारे की बात करते हैं, आखिर वो नारा क्यों भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह से देश के अंदर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे तो इससे पाकिस्तान का काम आसान हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कुमार। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये मई का महीना राहत बनकर आ सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी अब आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एक ताज़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह पूर्वानुमान जताया है कि 1 मई से लेकर 5 मई तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो अधिकतम तापमान बढ़ रहा था उसमें कमी आ सकती है और मौसम में थोड़ी नरमी बरती जा सकती है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में, इसकी वजह से न केवल पहाड़ी इलाकों पर बल्कि मैदानी इलाकों पर भी जो अधिकतम तापमान बढ़ रहा था उसमें कमी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 1 मई से लेकर 4 मई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बादल छाए रहने के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी और साथ ही बूंदाबांदी होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही कारण बनेगा जो तेज़ लगातार धूप जो निकल रही थी उसमें जो कमी लाएगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही लाने वाला है। अगर खास तौर पर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, जहां पर पूरे अप्रैल के महीने में लोगों के ऊपर धूप के तेज़ सपेटे पड़े, लू ने लोगों को परेशान करा, तो अब आज 1 मई से दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट ले सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 1 मई से लेकर 4 मई तक दिल्ली एनसीआर और साथ ही उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में तेज हवाएं चलेंगी, आंधी चलेगी और उसके साथ साथ जो बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इसी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली में जो हवाओं की गति रह सकती है वो तकरीबन 35 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। हालांकि आज दिल्ली के आप आसमान देखेंगे, ऊपर मैं एक बार सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, जो तेज़ तीखी धूप खिलती थी वो तेज़ तीखी धूप नहीं है। हालांकि अभी भी लोगों को गर्मी परेशान कर रही है, लेकिन देर शाम तक जो है वो मौसम में परिवर्तन हो सकता है और लोगों को इस चुभती जलती गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। यानी कुल मिला के अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम में नरमी बरत सकती है और लोगों को इस चिलचिलाती धूप से राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है, मौसम के मिजाज बदल रहे हैं और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अब ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। आपको बता दें,
बीते 2 दिन पहले लगातार तेज़ हवा, तेज़ आंधी और बारिश के कारण अब प्रदेश का माहौल जो है वो बारिश का होता जा रहा है। आज भी तकरीबन 175 किलोमीटर पर आवर्स के अनुसार हवाएं तेज़ चली हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे जो है वो मौसम ठंडा रहेगा। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि मौसम इस वक्त करवट ले रहा है। मौसम जो है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश में जो हवाएं आ रही हैं वो बेहद ठंडी हैं, लेकिन दोपहर के समय पर भीषण गर्मी और देर शाम और सुबह के वक्त मौसम ठंडा रहेगा। बदलते मौसम के कारण तमाम संचारी रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन संचारी रोग से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखने को कहा है और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी साफ तौर पे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें संचारी रोगों को किस तरीके से रोकथाम की जा सके, संचारी रोग किस तरीके से रोके जा सकें, उसको देखते हुए डॉक्टरों की टीम को तैनात रहने को कहा है। चूँकि मौसम जो है वो अचानक से बदलता है। हालांकि मौसम विभाग ने ये बात कही थी कि आने वाला समय जो है वो बेहद गर्म होने वाला है। दोपहर में बिना किसी ज़रूरी काम के घरों के बाहर ना निकलें। इन तमाम बातों के बाद अब जाकर उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आया है और तेज़ धूप की वजह से, हीट वेव्स की वजह से तमाम तरीके की स्किन डिसीज़ के साथ साथ जो हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं, हाई स्ट्रोक की वजह से, उनको देखते हुए सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। सभी टीमें पूरी तरीके से तैनात हैं। जो डॉक्टर्स छुट्टी पर गए थे उन्हें भी नोटिस दे करके जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहा गया है। आपको बता दें मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जो दोपहर का समय होगा वो बेहद गर्म हो सकता है, लेकिन सुबह और देर रात का मौसम जो है वो ठंडी हवाओं के साथ चलेगा। ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में तेज़ बारिश, ओलावृष्टि और आंधी भी आ सकती है। हालांकि यह जो समय है, यह मौसम जो है वो अब गर्मियों में तमाम तरीके के फलों का है, खेती का है, जिससे खेती भी कहीं ना कहीं नुकसान में देखी जा सकती है। लेकिन मुद्दे पर अगर बात करें मौसम विभाग की और स्वास्थ्य विभाग की, तो दोनों की संयुक्त टीमों ने हाई अलर्ट के मोड पर रहने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमों को और मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम अलग अलग जिलों से आए पार्टी के नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, जिसमें कुशीनगर से ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी पूर्व मंत्री के नेतृत्व में तमाम ब्राह्मण समाज के जो नेता थे, बसपा में वो अपनी राजनीति करते थे, लेकिन बसपा पार्टी से इस्तीफा देने के बाद वो लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। साथ ही साथ तमाम और वर्गों के लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। तो एक बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार समाजवादी पार्टी जिलों में मूवमेंट चला रही है और तमाम ऐसे उसके जो पार्टी के नेता हैं या जिला अध्यक्ष हैं वो लगातार तमाम ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं जो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के इच्छुक हैं। तो ऐसे पार्टी नेताओं को कहीं ना कहीं एकत्र कर पार्टी के प्रदेश कार्यालय समाजवादी पार्टी लाया जाता है और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के आप कह सकते हैं जो कुनबा है वो कुनबा लगातार बढ़ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का यह कुनबा कितना कुछ बढ़त दिलाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से पीडीए संकल्प और तमाम यात्राओं को लेकर समाजवादी पार्टी का जो कारवां है वो लगातार बढ़ रहा है। ये भी माना जा रहा है कि 2027 में पार्टी ये चाहती है बूथ से लेकर हर स्तर पर पार्टी को मजबूती मिले और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर तमाम जो जिलों के दूसरे पार्टी को नेता हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK24x7 लखनऊ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी।
पीलीभीत जिले में स्कूली वाहनों के संचालकों की मनमानी जारी है, लेकिन अब परिवहन निगम इनको लेकर सख्त हो गया है। अब जिले में बगैर फिटनेस के दौड़ रहे स्कूली वाहन ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे। इसको लेकर विभाग ने 3 दिन में फिटनेस करा लेने का समय भी दिया है। दरअसल जिले में 304 स्कूली वाहनों का पंजीकरण है। स्कूल में बच्चों को लाने और घर तक पहुंचाने के लिए एक नहीं कई वाहन संचालित हो रहे हैं। स्कूली वाहनों के रूप में इन्हें टैक्स में काफी छूट मिलती है, लेकिन इनके यहाँ चलने वाले अधिकतर बसें, मैजिक और ई रिक्शों की स्थिति काफी खराब हो गई है। लंबे समय से वाहन संचालकों ने ना तो फिटनेस कराया, ना ही विभाग में प्रपत्र ही जमा किया गया, जिसके बाद बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने 15 दिन पहले इन सभी स्कूली वाहनों को नोटिस भेजकर फिटनेस प्रमाण पत्र का ब्यौरा मांगा था। जांच के दौरान ARTO वीरेंद्र सिंह को 15 स्कूली वाहन अनफिट मिले थे। इस पर वाहन संचालकों को चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद भी संचालक मनमानी करते रहे। ARTO ने इन सभी वाहनों के संचालकों को 18 अप्रैल को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर फिटनेस कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि विभागीय निर्देशों को नजरअंदाज कर मात्र 7 संचालकों ने अपने वाहनों की फिटनेस कराई, लेकिन 8 अभी भी ऐसे वाहन हैं जो अनफिट बच्चों को लेकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ARTO वीरेंद्र सिंह का कहना है कि अगर 3 दिन में इन वाहनों की फिटनेस नहीं कराई गई तो वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि 3 दिन के भीतर क्या वाहन संचालकों की सेहत पर कोई असर पड़ेगा या फिर विभागीय कार्रवाई ही अमल में लाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज, पीलीभीत। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर हुए हमले के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन दिया और सरकार से मांग की कि रामजीलाल के ऊपर हुआ हमला की वो निंदा करते हैं, साथ ही साथ सरकार को भी उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। आज सपा कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि रामजीलाल सुमन की यदि सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती है तो सपा कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। आपको बता दें कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन लगातार दलितों पर हो रहे हमले की आवाज़ उठा रहे हैं और पिछले दिनों वो बुलंदशहर में हुए हमले में जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको रास्ते से ही लौटा दिया गया। साथ ही साथ उनके ऊपर हमला भी हुआ। हालांकि उस हमले में कई लोग घायल भी हुए थे, लेकिन सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन बाल बच्चे थे। इसको लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने आज कड़ी निंदा की है और सरकार से मांग की है कि रामजीलाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाई जाए और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जो करनी सेना के माध्यम से भाजपा ने उनके ऊपर हमला करवाया है जो बेहद निंदनीय है। आपको बता दें कि बीते कल भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब और अखिलेश यादव की आधा फोटो लगाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था और अखिलेश यादव पर हमला बोला था। आज सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, कासगंज समेत जो अन्य जिले हैं वहां पर सपा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सपा कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि रामजीलाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाई जानी जनहित में आवश्यक है। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए अब हरियाणा को रोजाना 8500 क्यूसेक पानी देने का मामला पंजाब के अंदर एक नया राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इस पूरे मामले को लेकर आज आम आदमी पार्टी के वर्कर, आम नेता और खासतौर पर विधायक और मंत्री सड़कों पर उतरे और उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ साथ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए। आज पंजाब के अंदर करीब 84 जगह पर आम आदमी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और नेताओं ने बीजेपी के नेताओं के घरों का घेराव किया और साथ ही उनके दफ्तरों के बाहर भी खड़े होकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस साल हरियाणा को पंजाब की तरफ से पूरा पानी दिया जा चुका है, यानी कि अपने हिस्से का 103% पानी हरियाणा पहले ही ले चुका है। लेकिन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने पंजाब के किसानों की हित की चिंता नहीं की और केंद्र सरकार के दबाव के चलते फैसला लेकर हरियाणा को फिर से पुराना यानी कि रोजाना 8500 क्यूसेक पानी देने का फैसला कर लिया। और इसके साथ ही जो BBMB के जो वाटर रेगुलेशन
के निदेशक हैं आकाशदीप, उनका भी रातों रात तबादला कर दिया गया ताकि पानी का बहाव को लेकर या पानी सप्लाई को लेकर किसी तरीके से कोई चिंता ना हो। आम आदमी पार्टी ने आज साफ कर दिया है कि पंजाब के अंदर अब ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनेगा और अगर पंजाब के अधिकारों पर इसी तरीके से केंद्र सरकार ने अपना हक जमाया तो आंदोलन तेज किया जाएगा और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज पंजाब के अंदर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ वो बेहद सफल रहा। सभी जगह पर बड़ी संख्या के अंदर वर्कर मौजूद रहे, लेकिन अब देखना होगा कि क्या केंद्र इस फैसले पर कुछ बैकफुट पर आता है या फिर पंजाब की धरती से पानियों के खिलाफ ये छिड़ा आंदोलन अब दिल्ली तक पहुंचेगा। कैमरा में निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज, राजधानी देहरादून से, और आज करेंगे सबसे बड़ी खबर की बात, क्योंकि उत्तराखंड से एक सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जहां IPL मैच चल रहे हैं जिसका मनोरंजन का एक साधन होता है, लेकिन वहीं इस पर अब सट्टेबाजी भी शुरू हो चुकी है और ऐसे अपराधियों पर अब उत्तराखंड पुलिस नकेल कसती हुई नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि राजधानी देहरादून में एक फ्लैट के अंदर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि एक ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम करते थे और लाखों की तादाद में जो रकम है वो कहीं ना कहीं लोगों से वसूलते थे। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी जिस पर उत्तराखंड पुलिस ने एक छापेमारी की। उस फ्लैट के अंदर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 2 लैपटॉप और कई मोबाइल और इसके साथ ही 5 लाख से भी अधिक की जो नगद राशि है वो बरामद की गई है। और वहीं बताया जा रहा है कि ये एक व्यक्ति के अकाउंट में करोड़ों की बात की जा रही है कि उसके अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस मौजूद था जिसको फ्रीज कर दिया गया है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये भी निकल कर सामने आया है कि जो पूरा सट्टा है, यानी कि IPL पर जो सट्टा चल रहा था वो सीधा दुबई से ऑनलाइन चल रहा था और यहाँ पर बैठकर वो एक एजेंट के रूम में कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस उन दुबई में बैठकर सट्टा चलाने वालों की भी कहीं ना कहीं जांच कर रही है और जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि SSP अजय सिंह ने बताया है कि अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से 5 लाख से भी अधिक का जो नगद राशि है वो बरामद की गई है। और इसके साथ ही कहा जाए कि अभी उत्तराखंड पुलिस इसकी पूरी जाँच कर रही है और यदि इस सट्टे में और भी लोग शामिल होते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश उत्तराखंड पुलिस करती हुई नजर आएगी। जल्दी एक पुलिस की टीम दुबई जाएगी और दुबई से भी ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का काम उत्तराखंड पुलिस करती हुई नजर आएगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के हूँ और बात करेंगे देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक की। ट्रैफिक को लेकर के लगातार जो आम जनता है वो परेशान नज़र आती है। बात करें वीकेंड की तो वीकेंड पर जिस तरीके का जाम पूरे शहर के अंदर लग रहा है उसको लेकर के आम जनता अब चिंता में आ गई है। लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम अन्य माध्यमों से पुलिस और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सचेत करते हैं, उनको सूचनाएं भेजते हैं कि जिस तरीके से शहर के अंदर ट्रैफिक बढ़ रहा है इसका कोई ना कोई इलाज किया जाए। साथ ही साथ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अगर बात करें उसके बनने से लोगों को ये लग रहा है कि दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो देहरादून की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लगातार उत्तराखंड के अंदर जब गर्मियों का सीज़न आता है तो टूरिस्ट उत्तराखंड की वादियों का, उत्तराखंड के झरनों का, नदियों का लुत्फ़ लेने के लिए उत्तराखंड आते हैं। लेकिन बात करें अभी की स्थिति की तो देहरादून की जनता के मन में ये चिंता है कि अगर ट्रैफिक इसी तरीके से बना रहा तो सीज़न के टाइम पर निश्चित तौर पर ट्रैफिक की स्थिति ये होगी कि आम जनता को इससे परेशान होना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि देहरादून के अंदर जिस तरीके से पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग को लेकर के लगातार अगर कहीं पर कुछ सामान लेने, दवाई लेने या अन्य कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए गाड़ी रोक करके खड़े होते हैं तो पुलिस वाले चालान करते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार विभाग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है कि आम आदमी पार्किंग कहाँ पर करे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के बतौर नगर निगम और पुलिस प्रशासन
दोनों को ही जनता ये कह रही है कि किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए, देहरादून के ट्रैफिक से निजात दिलाई जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि देहरादून के ट्रैफिक से और पार्किंग की समस्या से किस तरीके से लोगों को राहत मिलती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जगह 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।